ये तेजस्वी जी को हम दूसरा क्या कहें, वो सिर्फ जाति की बात करते हैं। माननीय लालू जी का एक था कुछ गरीबों का बात करने के लिए, लेकिन इनको सिर्फ जाति से आगे बढ़ना नहीं है। जाति छोड़कर मैं उनका इतना ही कहूंगा कि जाति छोड़कर आगे बढ़ें, फिर वो अपनी राजनीति करें तो ज्यादा। जी मैं आज जितने दिनों से मैं सामाजिक जीवन में हूँ, सभी लोगों के लिए जो भी विकल्प हो सकते हैं मैं अपने स्तर से, पार्टी स्तर से, और सरकार अगर नेतृत्व हमको अगर मौका देता है तो हम निश्चित तौर पे वहां से जो मूलभूत समस्याएं हैं, खास करके रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये इस चीजों को लेकर के हम चलेंगे और इसको। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और बता दें कि हमारी मौजूदगी इस बार जेडीयू नेता के आवास पे है और कहीं ना कहीं जेडीयू नेता ज्वाइन किए हैं और जेडीयू और बीजेपी मिलकर बिहार में एनडीए सरकार जो है लगातार काम कर रही है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नवीन ओझा जी हैं। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को लेकर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले निशान जी को आते ही जेडीयू कार्यकर्ता एक तरफ खुश हो गए तो वहीं पर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। जदयू के ही नहीं, पूरे बिहार के जितने युवा हैं निशान जी को बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और उनसे जुड़ने के लिए, उनके फॉलो करने के लिए सारे लोग ललायित हैं। रही बात विपक्ष की बात, विपक्ष को ये लग रहा था कि शायद निशान जी राजनीति में नहीं आए, उनको एक मौका रहेगा। आज निशान जी के आने की वजह से उनकी कहीं बात ही नहीं हो रही है, सारे लोग निशान जी के साथ जुड़ने के लिए ललायित हैं। इसलिए विपक्ष अपने हतोत्साहित होकर के ये शब्द और बयान दे रहे हैं। क्या लगता है सर, निशान जी है नीतीश कुमार के रास्ते पर चल पाएंगे? जी बिल्कुल। एक तो आज उनकी सादगी आप देख सकते हैं, इतने बड़े नेता के और इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहने के, उनके लड़के होने के बावजूद भी आज भी जो कार्यकर्ता से मिलने का है, चाहे जो काम करने का है, या उनका कार्यशैली है, उनकी जो सादगी है, लोगों से विनम्रता है, ये हमारे लिए अनुकरणीय है। सभी युवा जो भी इस क्षेत्र में आए हैं या अपने क्षेत्र में काम करें, उनके लिए एक उदाहरण के तौर पर है निशान जी। और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि माननीय नेता के, हमारे नेता के नक्शे कदम पर चलेंगे और उसको और आगे बढ़ाएंगे और बेहतर करेंगे। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू काफी एनडीए सरकार लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है अपना गद्दी जो है सौंपे सम्राट चौधरी को, तो क्या लगता है सम्राट चौधरी उसी रास्ते पर चलेंगे? जी बिल्कुल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे नेता के सभी नीतियों के साथ, मजबूती के साथ, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत जिस तरह हमारे 20 साल से हमारे माननीय नेता ने किया बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में अभी आज 2-4 कदम ही आप स्टेप देखे होंगे, अभी कुछ दिन ही हुए हैं उनको मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे भ्रष्टाचार पर, अपराध पर उनकी जो मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ अपराधियों को जो दंडित किया जा रहा है, इसको मुझे पूरी उम्मीद है और उनके भविष्य के लिए शुभकामना है। तो निश्चित तौर पर नीतीश जी के ही, माननीय नीतीश जी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जिस तरह आपने अपराध का नाम लिया, एक तरफ तेजस्वी जो है टारगेट कर रहे हैं कि यादव को ही टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये तेजस्वी जी को हम दूसरा क्या कहें, वो सिर्फ जाति की बात करते हैं। माननीय लालू जी का एक था कुछ गरीबों का बात करने के लिए, लेकिन इनको सिर्फ जाति से आगे बढ़ना नहीं है। जाति छोड़कर मैं उनका इतना ही कहूंगा कि जाति छोड़कर आगे बढ़ें, फिर वो अपनी राजनीति करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो 80 थे और अभी 25 आ गए हैं, अभी भी उनको चेतना चाहिए कि राजनीति, बिहार की राजनीति सिर्फ जाति पर आधारित अब नहीं रह गई है, उससे उनको बाहर निकलना चाहिए। आप एक तरफ बोले कि जाति पर आधारित राजनीति नहीं रही, अब एक विधानसभा में तेजस्वी जी बोले थे कि इलेक्टेड सीएम नहीं, अब सिलेक्टेड सीएम बिहार को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व और प्लस जितने विधायक थे, सभी लोगों के आम सहमति से माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। वो इलेक्टेड और सिलेक्टेड का बात करते रहे, अब उनका यही है कि कहां थे और कहां पहुंच गए, इन विषय पर विचार करें। सर, हाल फिलहाल में एक सवाल उठाया जा रहा है आनंद मोहन द्वारा कि थैली में पहुंचाया जाए, उसे मंत्री पद मिला। हम तो यही कहेंगे कि उनके जैसे नेता को, इतने पुराने नेता को इस तरह के अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। पार्टी उनसे पूरी, उनके परिवार से जुड़ी हुई है, उनके बच्चे, उनका सारे लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। शायद उन्हीं लोगों से पूछ लें कि ये थैली की बात कितनी सत्य है। बिल्कुल ही इस तरह की बात अनर्गल है, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। उनको इस तरह के वक्तव्य से बचना चाहिए। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय नेताजी, हमारे नेता के बारे में उन्होंने जो शब्द बोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। 2030 में अगर पार्टी आपको कोई भरोसा जताती हो तो कैसे आप काम कीजिएगा सर? जी मैं आज जितने दिनों से मैं सामाजिक जीवन में हूँ, सभी लोगों के लिए जो भी विकल्प हो सकते हैं मैं अपने स्तर से, पार्टी स्तर से, और सरकार अगर नेतृत्व हमको अगर मौका देता है तो हम निश्चित तौर पे वहां से जो मूलभूत समस्याएं हैं, खास करके रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य,
इस चीज़ों को लेकर के हम चलेंगे और इसको मजबूती करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है पहला वो कौन सा काम रहेगा जिसके आने के बाद आप कर हम क्षेत्रीय स्तर पे जो स्किल डेवलपमेंट है उसको लेकर के अपने स्तर से रोजगार की इस बात को लेकर करेंगे, जिससे कि युवा बाहर जो गए हैं वो आए हमारे क्षेत्र में रहें और इससे हमारा डेवलपमेंट भी होगा और उन लोगों को भी होगा। अपने घर परिवार छोड़कर जो बाहर गए हैं उस विषय पर मेरा सारा कंसंट्रेशन होगा। मौजूदा वहाँ कौन सी कमियां रह गई है जो सरकार को अब शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य तौर पे है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। जो पुराने स्कूल हैं उन जर्जर भवन हो गए हैं, उनको बनाने का है और स्वास्थ्य के विशेष तौर पे जरूरत है। मौजूदा वहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील कर सकते हैं? बिल्कुल मेरा यही है कि युवा वर्ग में से जुड़ करके और उनको उत्साहित करें कि वो बाहर जो गए हैं यहाँ रोजगार के लिए व्यवस्था करें और क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकार अगर डेवलपमेंट कर रही है, कल खरखर लगे रहे हैं, अडानी अभी हमारे यहाँ आए हुए थे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो क्षेत्रीय स्तर पर भी रोजगार के मौके हो सकते हैं उन चीजों पर भी हमारे माननीय जो प्रतिनिधि हैं उनको विचार करना चाहिए। चलिए, तो आप सूर्य तक घोड़िया कोठी का जो भावी प्रत्याशी हो सकते हैं और अपनी बातों को बेबाकी से रखें, इस पर अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं। धन्यवाद।